दिन का वक्त था। मुझसे बिना किसी इरादे के मेरी ऑटिस्टिक छोटी बहन को हल्का सा छू गया। लेकिन उसी रात वो चुपचाप मेरे बिस्तर में आकर लेट गई। अगली सुबह पूरा नोबल परिवार हक्का बक्का रह गया। जिस लड़की ने कभी अपनी रूम की दहलीज तक पार नहीं की थी, वो अचानक गायब थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मेरे ही बिस्तर में मिलेगी। अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? सिस्टम ने तो साफ कहा था कि उसे लोगों की भीड़ से डर लगता है, शोर से नफरत है, और वो कभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। तभी अचानक गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जांग चेन, तुम्हें हो क्या गया है? वो तुम्हारी बहन है। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? एक निकम्मा जिसे उसकी अपनी मां तक पसंद नहीं करती, वो रुअन रुआन का प्यार पाने के लायक कैसे हो सकता है? उधर रुअन रुआन भीड़ देखकर घबरा गई। पापा, यहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत शोर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके पिता तुरंत उसे समझाने लगे, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अजीब बात देखो, जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर पल भर में शांत हो गया। फिर उसने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं उसकी बात समझ गया। मैंने धीरे से कहा, रुआन, रुआन, जाओ अपने पापा के पास। वो एकदम उलझ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं अचानक उसे अपने से दूर क्यों कर रहा हूं। जैसे ही मैं बेड से उठने लगा, वो घबरा गई। उसी वक्त उसके पिता बोले, आख, तुम और रुअन रुअन दोनों मेरे स्टडी रूम में आओ। बाकी लोगों की जलन और लाल आंखों को नजरअंदाज करते हुए मैं अंदर चला गया, और रुअन रुअन, वो बिल्कुल एक छोटी सी पूंछ की तरह मेरी शर्ट का किनारा कसकर पकड़े मेरे पीछे पीछे चलती रही। स्टडी रूम में पहुंचकर उसके पिता ने बिना घुमाए फिराए सीधी बात कही, मैंने तुम्हारी मां से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि रुआन रुआन को एक पूरा परिवार मिल सके। लेकिन जैसा तुमने देखा, वो आज तक किसी के भी इतना करीब नहीं आई, यहां तक कि अपनी सगी मां के भी नहीं। उन्होंने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। आख, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम रुअन रुअन को धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना सिखा सकते हो? उनकी बात सुनते ही मुझे ओरिजिनल स्टोरी याद आ गई, जहां आखिर में रुआन रुआन की मौत हो जाती है। ये सोचते ही मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। शायद उसने मेरी भावना महसूस कर ली थी। वो उलझन भरी नजरों से मुझे देखने लगी। फिर उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना मैजिक क्यूब मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, ये तुम्हारा है, इसे अपने पास ही रखो। उसने नीचे देखा। मैजिक क्यूब उसकी हथेली में ही था। उसकी आंखों में खालीपन उतर आया। क्या इसे भी पसंद नहीं आया? लेकिन यही तो मेरी सबसे कीमती चीज है। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसके पिता की तरफ मुड़ा और पूरे भरोसे से कहा, मैं वादा करता हूं, मैं रुआन रुआन का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। यह सुनते ही उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। उधर रुआन रुआन को भी शायद समझ आ गया था कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। खुशी से उसके कान तक लाल हो गए। वो जिद करके फिर से मैजिक क्यूब मेरी हथेली में रखने लगी, क्योंकि अब उसे मैजिक क्यूब से भी ज्यादा कीमती चीज मिल चुकी थी। अगले ही पल वो सीधे मेरे सीने से आकर लिपट गई, बिल्कुल एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह। बार बार अपना चेहरा मुझसे रगड़ने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और मैजिक क्यूब अपनी पॉकेट में रख लिया। बस उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे सुलाना, उसे खाना खिलाना, और जहां भी जाऊं एक छोटी सी चिपकू परछाई हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं चला। सिर्फ कुछ ही दिन बाद मैं आराम से खाना खा रहा था कि तभी एक नौकर भागता हुआ आया। सर, मिस फिर से खाना खाने से मना कर रही हैं। इतना सुनते ही उसके पिता का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा। तभी मुझे याद आया, आज सुबह मैं बिना उसे बताए बाहर निकल गया था, और शायद उसी वजह से उसकी हालत फिर से पहले जैसी हो गई। मैंने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। मैं जाकर देखता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जगह से उठा, पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। पूरी टेबल पर रखा बर्तन जमीन पर पटक दिया गया था। यह मेरी सौतेली मां जानियन थी। वो गुस्से से चीख रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं सीधा ऊपर रुअन रुअन के रूम की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला, अंदर एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। कोने में रुअन रुअन अकेली बैठी थी। टेबल पर रखा खाना बिल्कुल वैसा ही रखा था। एक कौर तक नहीं खाया गया था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? अब मुझसे बात भी नहीं करोगी? बस एक नजर में मुझे सब समझ आ गया। वो इसलिए नाराज थी क्योंकि मैं उसे बताए बिना बाहर चला गया था। मैंने जानबूझकर कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूं। इतना सुनते ही वो घबरा गई। उसने तुरंत सिर उठाया और दौड़कर पूरी ताकत से मुझसे आकर लिपट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा था
कि मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत नरम आवाज में कहा, अगली बार जब भी बाहर जाऊंगा तुम्हें पहले बताकर जाऊंगा। अब चलो अच्छे बच्चों की तरह खाना खाते हैं। वो कुछ पल तक मुझे बस देखती रही। शायद उसके मन में यही चल रहा था, अक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है। लेकिन ये एहसास बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे टेबल तक ले गया और मुस्कुराकर कहा, चलो अब चुपचाप खाना खाओ। वो धीरे धीरे खाना खाने लगी, लेकिन हर 2 पल बाद चोरी चोरी मेरी तरफ देखना बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। जब भी मैं उसे देखते हुए पकड़ लेता, वो तुरंत घबराकर अपना सिर नीचे झुका लेती, बिल्कुल किसी डरे हुए छोटे से खरगोश की तरह। उसी वक्त सिस्टम लगभग हैंग होने वाला था। अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी थोड़ी देर पहले तो ये किस भी नहीं चाहती थी। मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, तुमने गलत सुन लिया होगा। धीरे धीरे रुअन रुअन ने अपना छोटा सा बोल खत्म कर लिया। फिर अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरते हुए उसने मेरी तरफ चमकती आंखों से देखा। उसे देखकर मेरा दिल अपने आप पिघल गया। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बस फिर क्या था, उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई छोटी सी बिल्ली प्यार से सहलाई जा रही हो। लेकिन तभी मेरी नजर उसकी नम और साफ आंखों पर पड़ी, और इस बार मुझे उनमें कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं था। एक अजीब सी पॉसेसिवनेस, जैसे वो मुझे किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहती। वो जल्दी जल्दी मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, चाहिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहिए? अगले ही पल वो फिर से आकर मुझसे चिपक गई, पूरी की पूरी। और इस बार उसे किस चाहिए था। मैंने उसे धीरे धीरे समझाया और कहा, अगर तुम अच्छी बच्ची बनोगी तो जब चाहे मेरे रूम में आ सकती हो। इतना सुनते ही उसने जोर जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। फिर वो दौड़ती हुई लिफ्ट की तरफ भाग गई। मैं नीचे डाइनिंग हॉल में वापस आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी, टेबल पर बैठे तीनों लोग अभी तक खाना खत्म नहीं कर पाए थे। साफ था वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उसके पिता की तरफ देखकर कहा, उसने खाना खा लिया। ये सुनते ही उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई देने लगी। अब वो मुझे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगे थे। यहां तक कि उनके मन में एक अजीब सा ख्याल भी आ गया, इतना अच्छा लड़का, काश ये मेरा दामाद होता। लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया, अरे ये तो मेरा अपना बेटा है। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया, अक इधर आओ, पापा के पास बैठकर खाना खाओ। मैं तो मुंह में रखा चावल लगभग निगलते निगलते अटक गया, लेकिन मना भी नहीं कर सकता था। मैं अपना बोल उठाकर उनके बगल में जाकर बैठ गया। ये नजारा देखकर जान यान और फान यी दोनों के चेहरे जलन से हरे पड़ गए। खासकर फैन यी, उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इसने सिर्फ रुआन रुआन को खुश किया और इसकी पोजीशन इतनी ऊपर पहुंच गई। अगर मैं भी ऐसा करूं तो शायद मुझे भी फायदा मिल सकता है। अगले ही पल उसने बड़ी मीठी आवाज में कहा, पापा मुझे लगता है एक पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, अब ये क्या नया खेल खेलने वाली है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अगर रुआन रुआन हमेशा एक एक के साथ ही चिपकी रहेगी तो उन्हें भी परेशानी होगी। क्यों ना उसे दूसरे लोगों के साथ भी टाइम बिताने दिया जाए, ताकि उसका ध्यान थोड़ा बढ़ सके। उसके पिता कुछ देर तक चुप रहे। चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन मानना पड़ेगा, इस बार उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। फैनी की अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत कहा, पापा मैं रुआन रुआन के साथ रह सकती हूं। सबको लगा शायद उसके पिता तुरंत मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने आराम से सूप का एक घूंट लिया और बिल्कुल शांत आवाज में बोले, ठीक है, जाकर कोशिश कर लो। फैनी की खुशी से खिल उठी। उधर मैंने मन ही मन ठंडी आवाज में कहा, सिस्टम हेरोइन कहां है? हीरो और हेरोइन की मुलाकात ओरिजिनल स्टोरी से पहले ही करवा दो। सिस्टम ने पूछा, तुम अचानक ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैंने फैन यकी की खुशी से चमकती शक्ल की तरफ देखा और सिर्फ 4 शब्द बोले, ये बहुत परेशान करती है। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, काम हो गया। खाना खत्म होते ही जनयान ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में जलन भी थी और मुझे इस्तेमाल करने की चाहत भी। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अख बहुत दिनों से मां ने तुमसे ढंग से बात नहीं की। मां आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने बिना एक पल गंवाए सीधे एक कदम पीछे हट गया। फिर बिल्कुल सपाट चेहरे से कहा, तुम बीमार हो क्या? मेरी बात सुनते ही जानयन के चेहरे की नकली मुस्कान पल भर में गायब हो गई। लेकिन मेरे पास उसके साथ टाइम बर्बाद करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि रुआन रुआन मेरा इंतजार कर रही थी।
फिर भी जानयान बार बार मेरा रास्ता रोककर लगातार बोलती ही जा रही थी। आखिर मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं इसे एक थप्पड़ मार सकता हूं? सिस्टम ने शांत आवाज में जवाब दिया, जो भी हो, ये हीरोइन की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन अगर मारना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन आदेश दिया, शाओगोंग, बाहर आओ। अगले ही पल लोहे की काली जंजीरें चुपचाप जेन यान के पीछे प्रकट हो गईं। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। वो अब भी लगातार बोले जा रही थी और तभी धड़ाक, उसकी पीठ पर जोरदार वार हुआ। आह, मुझे मत मारो, वो दर्द से चीखते हुए तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो डर और शक से मुझे घूर रही थी। तुमने किसी को मुझे मारते हुए देखा क्या? जानियन ने डर से कांपती आवाज में मुझसे पूछा। मैंने आराम से सिर हिलाया और सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। मेरे इतना कहते ही धड़ाम, शाओगोंग ने फिर से उसकी गर्दन के पीछे जोरदार चोट मार दी। जेनयान इस बार सचमुच बुरी तरह डर गई। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसी पल उसे एक फॉर्चून टेलर की बात याद आ गई। उसने कभी उससे कहा था, तुम अपने पति के लिए अशुभ साबित होगी। पहले वो इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद ये बात सच है। उसने मन ही मन लगभग पूरा यकीन कर लिया। घबराकर वो बड़बड़ाने लगी, ये घर ठीक नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है। फिर उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। तब तुम भी जल्दी यहां से निकल जाओ। इतना कहकर वो एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। मुड़ी और लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। मैंने उसकी भागती हुई पीठ की तरफ बस एक नजर डाली और आराम से ऊपर दूसरी मंजिल पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सामने फैनी की मेरी रूम से बाहर निकलती हुई दिखी। उसका चेहरा ऐसा बना हुआ था जैसे उसने कोई बहुत कड़वी चीज निगल ली हो। कुछ पल के लिए हमारी नजरें मिली। वो मुझे घूर कर नाक सिकोड़ती हुई बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मैं थोड़ा हैरान हुआ, आखिर अंदर हुआ क्या था। मैंने रूम का दरवाजा खोला, अंदर देखा तो रुआन रुआन सोफा के कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी। दरवाजे की आवाज सुनते ही उसने डरते डरते मेरी तरफ देखा। पूरा रूम थोड़ा बिखरा हुआ था। बस एक नजर में मुझे सब समझ आ गया। उसने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और बहुत धीमी आवाज में कहा, गोद। मेरा दिल फिर से पिघल गया। मैं बिना कुछ बोले उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो मेरे सीने से चिपक गई। उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। काफी देर बाद जाकर वो धीरे धीरे शांत हुई। शायद मेरी बॉडी की खुशबू उसे सुकून देती थी, जबकि फैन यिकी की मौजूदगी से उसे शुरू से ही अजीब सी नफरत महसूस होती थी। तभी उसने अचानक सिर उठाया। उसकी चमकती आंखें सीधी मेरी आंखों में टिक गईं। उसने धीरे से अपनी गुलाबी होंठों पर जीभ फेरी। उसकी छोटी सी उंगलियां मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ चुकी थीं। फिर बहुत मासूमियत से बोली, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूं? उसे ऐसे देखते ही मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। हां, कर सकती हो। लेकिन मेरी परमिशन मिलते ही वो खुद ही घबरा गई, वहीं खड़ी रह गई। चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी फैन यिकी मन ही मन जहर उगल रही थी। इस जेंग चेन को जरा भी शर्म नहीं है। उसे अपनी और रुअन रुअन की रिलेशनशिप का जरा भी एहसास नहीं। तभी तो हर वक्त उसी के पीछे घूमता रहता है। अगर पापा को यह सब पता चल गया तो फिर ये कभी रुअन रुअन का हाथ तक नहीं पकड़ पाएगा। अब देखना कैसे इसे इस घर से बाहर निकाला जाता है। फैन यिकी अभी अभी वहां से गई ही थी कि तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। वार्निंग, फैन यिकी ने तुम्हें रुअन रुअन को किस करते हुए देख लिया है। मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए अपनी नजरें नीचे कर लीं और थोड़ा पीछे हट गया। मुझे पता है, सिस्टम घबरा गया। अगर वो जाकर सब बता देगी तो बॉस तुम्हें रुआन रुआन से मिलने ही नहीं देंगे। मैंने बिना घबराए शांत आवाज में कहा, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी आवाज इतनी ठंडी और भरोसे से भरी थी कि सिस्टम भी तुरंत चुप हो गया। उधर रुआन रुआन किस के बाद अभी भी पूरी तरह खोई हुई थी। उसने फिर से अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। चेहरे पर साफ लिखा था कि उसका मन अभी भी नहीं भरा। उसे फिर से किस चाहिए था। मैं हल्का सा हंस पड़ा और उसके आधे खुले होंठों पर एक बार फिर प्यार से किस कर दिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन वो अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों से लगातार मुझे ही देखती रही। मैंने उसकी पेशानी पर उंगली से हल्की सी टपली मारी ताकि वो थोड़ा पीछे हट जाए, लेकिन उल्टा वो और भी खुशी से मेरे करीब आ गई। मैं फिर उसकी पेशानी पर उंगली रखकर पीछे करने लगा। वो फिर आगे आ जाती। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटी सी लड़की का क्या करूं। आखिर मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अगली बार फिर बस
इतना सुनते ही वो संतुष्ट हो गई। बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह बेड पर चढ़ी, कंबल ओढ़ लिया और आराम से लेट गई। मैं जैसे ही बाहर जाने लगा, अचानक मुझे कुछ याद आया। रुको, ये तो मेरा ही रूम है। अगले ही पल रुआन रुआन ने हल्का सा सिर उठाया, फिर बेड के पास वाली खाली जगह थपथपाते हुए बोली, एक बार सो चुके हैं तो दूसरी बार भी क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी पिछली बार हम 700 ही चुके हैं। उधर फैन की तेजी से तंजे के स्टडी रूम की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रही थी, बस पापा को यह सब पता चल जाए, फिर वो जेंग चेन और रुअन रुअन को कभी मिलने नहीं देंगे। उसी समय स्टडी रूम के अंदर तांजे अभी अभी युआन से फोन कॉल खत्म करके बैठे थे। उनका मूड पहले से ही बहुत खराब था। थक थक दरवाजे पर नॉक हुई। अंदर आओ। पापा, मैं हूं। यिकी, अंदर आओ। पापा, आप बिजी हैं क्या? उन्होंने सामने मेज पर पड़े फाइल के ढेर की तरफ इशारा किया। दिख नहीं रहा? इतने सारे फाइल्स पड़े हैं, ऊपर से कंपनी की परेशानी अलग, और अब रुआन रुआन की चिंता भी मुझे ही संभालनी पड़ रही है। हाल के दिनों में कंपनी में अचानक कई मुश्किलें आ गई थीं, इसलिए उनका मूड पहले से ही चिड़चिड़ा था। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, चलो अब बताओ क्या बात है? फैन यिकी ने चुपके से मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अभी अभी मैं रुआन रुआन के रूम से आ रही हूं। हम अच्छा किया तुमने मुझे ये बात बताई। जैसे ही तंजे ने रुआन रुआन का नाम सुना, उनके चेहरे की सख्ती थोड़ी नरम पड़ गई। ये देखकर फैन यिकी के दिल में फिर से जलन उठी। उसने मन ही मन सोचा, अगर अभी यहां जेंग चेन का नाम लिया जाता तो पापा के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होता। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अभी उसके पास एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। बस यही सोचकर उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने उदास बनने का नाटक करते हुए कहा, पापा, छोटी बहन रुआन रुआन अभी भी मेरे करीब नहीं आती। तांज ने बिल्कुल सामान्य लहजे में जवाब दिया, ये तो नॉर्मल बात है, आखिर मैं उसका अपना पिता हूं, फिर भी वो मेरे करीब नहीं आती। फैन यिकी का चेहरा एकदम उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, पापा, आप तो बात ही खराब कर देते हो। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने देखा है कि रुअन रुअन सिर्फ ऐक के साथ ही रहना चाहती है। तांजे ने बिना जरा सा सोचे जवाब दिया, क्योंकि ऐक बहुत अच्छा लड़का है। यह सुनकर फैन यिकी के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। ऐसे तो बात बनेगी ही नहीं। उसने गहरी सांस ली और आखिर अपना असली हथियार निकाल दिया। पापा, मैंने अभी अभी अक और रुआन रुआन को एक दूसरे से लिपटे हुए देखा। अक ने उसे किस भी किया। इतना सुनते ही तांजे की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। लेकिन फैन यिकी को लगा कि अब तूफान आने वाला है। वो जल्दी से आगे बोली, पापा, आखिर वो दोनों भाई बहन हैं, क्या आपको नहीं लगता ये जरा ज्यादा क्लोज नहीं हो रहा? इस बार तांजे ने पहली बार गंभीर होकर पूछा, तुमने अभी क्या कहा? फैन यिकी ने तुरंत दोहराया, ऐक और रुअन रुअन ने किस किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐक के रूम में। अब तो फैन यिकी के होंठ खुशी से ऊपर उठने लगे। उसे पूरा यकीन था कि अब ऐक की खैर नहीं। लेकिन अगले ही पल तंजे ने जो कहा, उसे सुनकर उसका दिमाग ही घूम गया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, यह बात घर के बाहर किसी से मत कहना। फैन यिकी ने सोचा, शायद पापा अभी शॉक में हैं, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया। जी पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो संतुष्ट होकर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही तंजे अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उनकी आंखों में अजीब सी खुशी थी। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगे, कमाल है, मेरा होने वाला दामाद सच में मेरा होने वाला दामाद बन जाएगा क्या? तो क्या मुझे उसे वेलकम गिफ्ट देना चाहिए? लेकिन क्या दूं? वो इधर उधर टहलने लगे, फिर अचानक रुक गए। नहीं, कहीं एक उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन ही समझता हो, और शायद वो किस भी सिर्फ उसे शांत कराने के लिए किया हो। यह सोचते ही उनका जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। वो फिर से कुर्सी पर बैठ गए। दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। आखिर उन्होंने फैसला किया, नहीं, सीधे उसी से पूछ लेता हूं। उन्होंने बाहर आवाज लगाई, आक, जरा अंदर आना। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो मन ही मन कुछ और ही सोचकर आया था। मुझे लगा था वो एक मोटा सा चेक निकालेंगे और कहेंगे, बेटा मेरी बेटी से दूर हो जाओ। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। उन्होंने मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछे और अब गिफ्ट देने की बात कर रहे थे। मैं सच में कंफ्यूज हो गया। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, ये आखिर चल क्या रहा है? सिस्टम कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, वैसे अगर वो चेक देते भी तो शायद 1 मिलियन नहीं, सीधे 100 मिलियन का देते। ये सुनते ही मेरी आंखें हल्की सी चमक उठी। इतना अमीर है क्या? सिस्टम ने तुरंत डेटा चेक करना शुरू कर दिया। सिस्टम ने डेटा चेक करके जवाब दिया, हो सकता है।
वो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा अमीर हो। मैंने तानजे की तरफ देखा और बिल्कुल सीधे पूछा, आप इतने पैसे कमाते कैसे हैं? तानजे कुछ सेकंड तक मुझे देखते रह गए, फिर मन ही मन हंस पड़े। ये लड़का भी ना सीधे बिजनेस सीक्रेट ही पूछ लिया। उन्होंने सोचा क्या मैं अपनी ही कंपनी के सारे राज इसे बता दूं, लेकिन जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मैं पूरी सीरियसनेस के साथ सीखने की इच्छा लिए उनकी तरफ देख रहा था। उसी पल उनका दिल फिर से पिघल गया। उन्होंने नरम आवाज में कहा, कंपनी की बातें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर सच में पैसे कमाने हैं तो एक तरीका है। मैंने पूछा, कौन सा? उन्होंने कहा, स्टॉक मार्केट। रिस्क बहुत होता है, लेकिन अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो कम समय में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। इतना कहकर उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। कुछ स्टॉक्स दिखाते हुए बोले, देखो, इन स्टॉक्स का ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजर स्क्रीन के सबसे नीचे पड़े एक हरे रंग वाले स्टॉक पर जाकर टिक गई। तानजे ने मेरी नजर फॉलो की, फिर बोले, उस स्टॉक को मत छेड़ना, वो बहुत अनस्टेबल है, हर समय ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, वैसे स्टॉक खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए। तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर नहीं है तो पापा दे देंगे। मैंने आराम से जवाब दिया, हैं। मेरा छोटा सा जवाब सुनकर तंजे मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा मेरे हैं का मतलब होगा कुछ हजार या ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख। मैंने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और अपना बैलेंस उन्हें दिखा दिया। स्क्रीन पर इतने जीरो थे कि गिनने का मन ही नहीं कर रहा था। तंजे ने जैसे ही देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 8 अंकों वाला बैलेंस। उन्हें कुछ पल तक यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, इतने पैसे आए कहां से? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनका कंप्यूटर अपनी तरफ खींचा और कीबोर्ड पर तेजी से कुछ ऑपरेशन करने लगा। जब तक तंजे को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने घबराकर पूछा, जो हरा वाला स्टॉक मैंने अभी दिखाया था, तुमने कहीं? मैंने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, हां, पूरा खरीद लिया। तंजे की सांस जैसे अटक गई। पूरा मतलब? सारा पैसा उसी में लगा दिया। मैंने शांत होकर सिर हिला दिया, हां। उन्होंने मन ही मन खुद को समझाया, कोई बात नहीं, इस लड़के को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ का नुकसान होगा। अगर पैसा इसका अपना है तो सीख भी जाएगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो सीधे पापा के पास आ जाना। उनकी बात सुनकर मुझे लगा यह इंसान सच में बुरा नहीं है। रूम से निकलने से पहले मैंने कुछ पल सोचा, फिर उसे एक सलाह दी, जब भी मौका मिले जानियन से डिवोर्स ले लेना, वो तुम्हारे लिए अशुभ है। तंजे हल्का सा मुस्कुराए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, वो कुर्सी पर बैठकर सोच में पड़ गए। उन्हें अचानक याद आया कि उनकी पिछली दोनों पत्नियां भी अजीब हालात में उनसे दूर चली गई थीं। फिर जानियन, और अब कंपनी की लगातार चल रही परेशानियां। क्या ये सब सच में उसी की वजह से है? उन्होंने खुद से पूछा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सिर झटक दिया। मैं भी कैसी बेवकूफी की बातें सोच रहा हूं। मैं कब से इन सब बातों पर यकीन करने लगा। और फिर जानियन ने अब तक कोई ऐसी बड़ी गलती भी तो नहीं की। मैं उसे यूं ही छोड़ नहीं सकता। उधर मैं स्टडी रूम से निकलकर वापस अपने रूम में आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक गर्म और मुलायम शरीर सीधे मुझसे आकर लिपट गया, बिल्कुल किसी छोटे से कोआला की तरह। रुआन रुआन ने मेरी खुशबू पहचान ली थी, इसलिए बिना सोचे वो फिर से मुझसे चिपक गई। उसने मासूमियत से पूछा, तुम कहां चले गए थे? मैं नहीं चाहती कि मुझे छोड़कर जाए, 1 मिनट के लिए भी नहीं। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मन ही मन सोचा, अब इसकी हालत पहले से काफी बेहतर है। शायद अब इसे धीरे धीरे मेरे अलावा दूसरे लोगों से भी मिलना चाहिए। मैंने रुआन रुआन से कहा, चलो पहले हाथ धो लो, फिर कपड़े बदलो। वो हमेशा की तरह चुपचाप मेरी बात मान गई। सब करने के बाद मैं उसे नीचे लेकर जाने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन लिफ्ट नीचे उतरने लगी और मैं बाहर ही खड़ा रह गया। रुआन रुआन ने जैसे ही देखा कि मैं लिफ्ट में नहीं आया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, मुझे अकेले क्यों भेज रहा है? क्या मुझे छोड़ देगा? वो घबराकर लिफ्ट के ग्लास डोर पर हाथ मारने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाना। उसी वक्त सिस्टम थोड़ा घबरा गया। यह तरीका क्या थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? जल्दी देखो, रुआन रुआन सच में बहुत बेचारी लग रही है। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं ऊपर से ही उसे देख रहा हूं।
इतना कहकर मैं लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। उधर लिफ्ट लगातार नीचे जा रही थी। रुआन रुआन की आंखों के सामने मेरा चेहरा धीरे धीरे ओझल होता जा रहा था। आखिर में उसे सिर्फ मेरा एक छोटा सा कोना दिखाई दिया, फिर वो भी गायब हो गया। टिंग। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। डोर धीरे धीरे खुला। बाहर विला के आंगन से नौकरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन रुआन रुआन डर के मारे लिफ्ट के कोने में ही सिकुड़ कर बैठ गई। उसकी आंखें भर आई थीं। वो कांपती आवाज में बड़बड़ाई, अक, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उधर ग्राउंड फ्लोर पर हान ने लिफ्ट की आवाज तो सुनी, लेकिन उसे किसी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दी। वो हैरान होकर आगे बढ़ी और लिफ्ट के अंदर झांक कर देखा। अंदर एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की कोने में सिकुड़कर बैठी थी। वो थी रुआन रुआन। हान घबरा गई। उसका मन हुआ कि तुरंत उसे उठाकर गले लगा ले, लेकिन उसे रुआन रुआन का स्वभाव याद था। वो धीरे से झुककर बोली, मिस, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? यंग मास्टर अब कहां है? रुआन रुआन ने सिर झुका लिया, फिर टूटी हुई आवाज में बोली, अब मुझे नहीं चाहता। वो मुझे छोड़कर चला गया। हान कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। उसने लड़की की सिसकियां सुनी और उसका दिल कसकर भर आया। वो मन ही मन सोचने लगी, यंग मास्टर ऐक ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो कभी इतने लापरवाह नहीं रहे। लेकिन रुआन रुआन के आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसके रोने की आवाज सुनकर जल्दी ही फैन यिकी और जान यान भी वहां पहुंच गईं। फैन यिकी ने जैसे ही रुआन रुआन को देखा, उसे तुरंत वही सीन याद आ गया जहां पापा ने आग को अपने रूम में बुलाया था। उसने मन ही मन तुरंत कहानी बना ली। लगता है पापा ने आग को सब कुछ बता दिया। शायद उसे कहीं और भेज दिया गया है, इसीलिए रुआन रुआन इतनी रो रही है। ये सोचते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो धीरे धीरे रुआन रुआन के पास गई और बेहद मीठी आवाज में बोली, रुआन रुआन, अगर अग चला भी गया तो क्या हुआ? तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। पापा हैं, मामा हैं और हान भी है। हम सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उधर जान यान थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या? जांगचन सच में चला गया? लेकिन फान यिकी की बातों ने रुआन रुआन को पूरी तरह तोड़ दिया। जैसे ही उसने ये सुना, उसकी दबाई हुई सिसकियां अचानक और जोर से निकलने लगीं। जान यान घबरा गई। वो जल्दी जल्दी बोली, नहीं नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, मुझे दोष मत देना। उधर मैं ऊपर कॉरिडोर में काफी देर से खड़ा था, लेकिन नीचे से कोई हलचल नहीं दिख रही थी। मैं थोड़ा परेशान हुआ। मन में सोचा, क्या नीचे जाकर देखूं? फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, अगर मैं गया तो वो फिर से हर समय मुझसे चिपक जाएगी। लेकिन तभी नीचे से रुआन रुआन के दर्द भरे रोने की आवाज साफ मेरे कानों तक पहुंची। अगले ही पल मैं बिना एक सेकंड गंवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा, इतनी तेजी से कि ऐसा लगा जैसे मेरी परछाई भी वहीं छूट गई हों। नीचे हान और बाकी लोग पूरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रुआन रुआन को कैसे शांत करें। तभी हान की नजर मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो तुरंत बोली, मिस, यंग मास्टर आक आ गए। लेकिन रुआन रुआन को अब किसी की आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। किसी ने कहा था, ऐक मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐक ने मुझसे झूठ बोला, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं तेज कदमों से उसके पास पहुंचा, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर बहुत नरम आवाज में पूछा, तुम रो क्यों रही हो? रुआन रुआन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें, नाक और पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। उसने मुझे देखा और अगले ही पल सीधे मेरी बाहों में आकर छिप गई। टूटी हुई आवाज में बोली, अख, मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया, झूठ, मैंने तुम्हें सीढ़ियों से जाते हुए देखा था। मैंने पहली बार इतनी लंबी सफाई दी। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं ऊपर से बस तुम्हें देख रहा था। काफी देर तक समझाने के बाद आखिर उसके आंसू रुक गए। शायद रोते रोते वो पूरी तरह थक चुकी थी। वो चुपचाप मेरी बाहों में सिर रखकर टिक गई। धीरे से बोली, मुझे नींद आ रही है। मैंने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया और वापस उसके रूम की तरफ चल पड़ा। पीछे खड़े तीनों लोग बस हमें देखते रह गए। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग इमोशन थे। हान तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, भले ही दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या इतना क्लोज होना ठीक है? फिर उसने रुआन रुआन को मेरी गर्दन पकड़कर चिपके देखा और खुद ही बुदबुदाई, मिस रुआन रुआन, यंग मास्टर ऐक से सच में बहुत प्यार करती हैं। अगर दोनों हमेशा साथ रहें तो शायद उसे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। और सर भी कुछ नहीं कह रहे। मैं तो सिर्फ एक मेड हूं, मुझे बोलने का कोई हक नहीं। मैंने रुआन रुआन को और मजबूती से अपनी बाहों में संभाला।
फिर लिफ्ट का बटन दबाने ही वाला था कि अचानक जनयान बिजली की तरह सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं अपनी आंखों से ना देखती तो कभी यकीन ही नहीं करती।